ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लुसेंट सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग ने लगभग 6 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं और यह हमारा 7वां लेक्चर है। और तो आज का क्लास जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मगध राज्य का उत्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी माना गया है। जरासंध यानी बृहद्रथ का पुत्र था। यानी सबसे पहले पूछेगा आपसे, मगध राज्य में सबसे पहले किस वंश की स्थापना किया गया था? तो किस वंश का? बृहद्रथ, जिसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ खुद था, जिसकी राजधानी वही गिरिब्रज या राजगिरी। और जरासंध जो था वो बृहद्रथ का क्या था? पुत्र था। जो माना भी गया है, जो मतलब बृहद्रथ राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक जरासंध था, जिसे मतलब द्वंद्व युद्ध में भीम ने हराया था, वो कृष्ण के सहायता से। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है यह। वह बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। यानी कि बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी भी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। यानी पूछेगा आपसे, यानी अंग को सबसे पहले मगध में किसने मिलाया था? तो कौन था? बिंबिसार था। और वहाँ का शासक उस समय कौन था? ब्रह्मदत्त, जिसे हराकर बिंबिसार ने मगध में अंग को मिला लिया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार किसे भेजा था? राजवैद्य अपने जीवक को। और राजवैद्य अपने जीवक को और कहाँ भेजा था? तो अवंती के राजा प्रद्योत, जो पांडु रोग से ग्रसित था, उसके इलाज के लिए भी क्या भेजा था? यानी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था और उसकी सेवा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि बिंबिसार जो था वो दो नीति अपनाता था अपने, यानी कि साम्राज्य के विस्तार के लिए। पहला था उसमें से वैवाहिक संबंध और दूसरा था युद्ध का नीति। तो पहला के अनुसार यानी वैवाहिक नीति के थ्रू साम्राज्य विस्तार किया। इसमें कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना के साथ तथा मद्र देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया था। यानी कि बिंबिसार जो था वो 3 क्षेत्र के यानी कि राजाओं की बेटी से ब्याह किया और अपना साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। इसमें सबसे पहला क्या है? कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला देवी, जो बनारस के साइड माना गया है। वही दूसरा था वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना। दूसरा क्या था? चेलना। दूसरा पहला महाकौशला देवी। और तीसरा क्या था? मद्र देश, यानी जो आधुनिक पंजाब है उसे ही उस समय क्या बोला जाता था? मद्र देश। उसकी राजकुमारी का नाम क्या था? क्षेमा, जिससे इनकी शादी हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी कि बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। और इसकी हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजातशत्रु का उपनाम जो था कुनिक था। यानी अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कुनिक के नाम से। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। आपसे पूछेगा अजातशत्रु जो था प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो था जैन धर्म का अनुयायी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। यानी कि अपनी मंत्री की सहायता से किस पे विजय प्राप्त किया था? वैशाली पे। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। यानी कि अजातशत्रु की भी हत्या कौन कर दिया? उसका पुत्र उदयन ने। और 461 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। यानी जो वर्तमान में पाटलिपुत्र जो बोलते हैं, उसी समय उसे पाटलिग्राम कहा जाता था। और पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। यानी आपसे पूछेगा हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था,
जो उदयन का पुत्र था। नागदशक को उसका अमात्य यानी उसका अमात्य जो था, मंत्री जो था, सब जो प्रधानमंत्री के तर्ज पे था उस समय, अमात्य यानी शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। एक्चुअली हुआ क्या था, ये मतलब शिशुनाग जो था ये क्या था, नागदशक के अमात्य था, और इसकी नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था 412 ईसा पूर्व में। तो अब आ गया क्या, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। चलिए देखते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में हस्तांतरित किया था। यानी शिशुनाग आया और अपनी राजगद्दी पे बैठा, लेकिन उसे डर था क्या, जे वहाँ के जनता विद्रोह कर देगा, क्योंकि उसने किसे हटाया था, नागदशक को। तो इसके डर से उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ कर दिया, वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। जब इसका उत्तराधिकारी कालाशोक आया तो वह फिर राजधानी को वैशाली से कहाँ ले आया, पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन है। यानी कि पूछेगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नंदीवर्धन। और पूछेगा शिशुनाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहा है, तो कौन रहा था, कालाशोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद है। यानी कि शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया, नंद वंश, और उसका संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। धनानंद को क्या माना गया है, सबसे क्रूर शासक, और यह सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय में सिकंदर हमला किया था भारत पे। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना किया। यानी कि धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का स्थापना किया था, मौर्य वंश की। चलिए थोड़ा सा सिकंदर के बारे में भी देख लेते हैं, जो उस समय कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। यानी सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। आपसे पूछेगा अरस्तु का शिष्य कौन था, तो सिकंदर था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा गया है, जो झेलम नदी, जो बितिस्ता उस समय बोला जाता था, वर्तमान में झेलम नदी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा हाइडे स्पीच का युद्ध कब किया गया था, तो कब किया गया था, 326 ईसा पूर्व में। और किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ था, जिसमें पोरस हार जरूर गया था, लेकिन वह युद्ध बहुत ही निर्णायक रहा था, क्योंकि उसमें डट कर सामना किया था सिकंदर का, पोरस ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। यानी सिकंदर की मृत्यु मात्र 33 वर्ष की अवस्था में ही हो गया, और 33 वर्ष में ही उसने लगभग विश्व के सारी साम्राज्य को जीत लिया था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। जल सेनापति कौन था, निर्याकस। तो चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट राजवंश, मौर्य साम्राज्य। तो चलिए मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज हम लोग कर देते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बना। यानी धनानंद के सहायता से ही चाणक्य ने किसको हराया था, धनानंद को। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को क्या किया था, हराया था। और तो जिसके बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। तो मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किसे किया, चाणक्य को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो देखते हैं आगे। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। आप लोगों से पूछेगा जे अर्थशास्त्र का संबंध किससे है,
तो किससे? राजनीति से है, न कि अर्थशास्त्र से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। यानी पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कौरनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्त के अनुसार 4 प्रांत, यानी 4 प्रांत कौन था? काबुल, गंधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया। यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में, तो उसमें क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर बुरी तरह से हार गया। जब बुरी तरह से हार गया तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुआ? संधि हुआ। तो उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने चार क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, जिसमें पहला था काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात, चौथा मकराना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका कहलाया। यानी कि मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसे क्या कहा गया? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था वो एक इतिहासकार है एपियानस, वो उसकी चर्चा अपने पुस्तक में किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। यानी किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जब युद्ध जीत लिया था तो उसे गिफ्ट के रूप में जब अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था तो सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला में उपासना द्वारा किया गया था। यानी कि संथाली विधि या उपासना विधि, इसी को बोला जाता है। संलेखना विधि भी उसी के तरह, यानी कि जैन धर्म के एक जैन धर्म में एक है संलेखना विधि, जिसी के तहत अपना क्या बोलते हैं? अपना मृत्यु की त्याग दिया था, यानी अपने जीवन को त्याग दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। यानी अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंबिसार क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। यानी कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। और किसमें? वायु पुराण में। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमकस नामक राजदूत भेजा था। यानी कि पूछेगा आपको बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो डायमेकस। और किसने भेजा था? एंटियोकस, यानी सीरिया के नरेश जो था एंटियोकस ने। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। वही जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुलीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने के लिए प्रार्थना किया था। जिसमें से मतलब कि सीरिया के शासक ने क्या भेजा? मदिरा भेज दिया, सूखा अंजीर भेज दिया, लेकिन एक विद्वान यानी कि एक दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ के नियमों के अनुसार, वहाँ के संविधान के अनुसार यह भेजना इनलीगल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। यानी कि बौद्ध विद्वान जो है तारानाथ, वो बिंदुसार को 16 राज्यों का क्या बताया है? विजेता बताया है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अशोक के बारे में। महान अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यानी आपसे पूछेगा अशोक जब अपने राजगद्दी पर बैठा था उससे पहले वो क्या था, तो अवंती का क्या था, राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मात्र 2 अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, वो कौन है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। यानी पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष यानी लगभग 8 वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी जब सम्राट अशोक का क्या हुआ था, अभिषेक हुआ था, तो उसके 8वें वर्ष ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। तो अब पूछा भी जाता है कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडियफस या टॉलमी तू जो था ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। यानी अशोक के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, डियानीसियस। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। अशोक ने अजीबकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। तो सबसे पहले अजीबक संप्रदायों को बराबर गुफा किसने दान दिया था, अशोक ने। और उस गुफा का नाम क्या था, पहला था कर्ज, दूसरा चौपार, तीसरा सुदामा और चौथा विश्व झोपड़ी। नोट, अशोक के पुत्र दशरथ ने अजीबकों को नागार्जुन का गुफा प्रदान किया था। यानी पूछेगा नागार्जुन की गुफा किसने दिया था, तो अशोक का पुत्र था यानी पोता दशरथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। आपसे पूछेगा भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था, तो अशोक था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता था। आपसे पूछेगा अशोक के शिलालेख में कितने लिपियों का प्रयोग किया जाता था, 4 लिपियों का, जिसमें पहला क्या था, ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी, तीसरा ग्रीक और चौथा अरमाइक लिपि। ग्रीक एवं अरमाई लिपि अभिलेख अफगानिस्तान से, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है वो कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या मिला है, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख जो शेष भारत में था, और अफगानिस्तान से मिला है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि, और वही खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के जो अभिलेख है उसे 3 भागों में बांटा गया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पोद्रेटी यानी फैनथेलर ने किया था। इसकी संख्या 14 थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला। यानी कि अशोक का शिलालेख जो था उसे सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख देखते हैं। तो पहला शिलालेख में था, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। यानी पहला जो शिलालेख है उसमें क्या किया गया है, पशु बलि की निंदा किया गया है। दूसरा शिलालेख में यानी इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। यानी कि पशु एवं मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारी को यह आदेश किया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरा पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पहले क्या था, अशोक भेरी घोष की, और उसके बाद क्या हुआ, चौथा शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा कर दिया गया।
5वां शिलालेख। इस शिलालेख में धर्म महामात्यों यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दिए गए। यानी आपसे पूछेगा धर्म महामात्रों की नियुक्ति का किस विषय यानी कौन से शिलालेख में है, तो 5वां यानी शिलालेख याद रखिएगा आप लोग। 6ठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की दीक्षा दिया गया है, यानी आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि अशोक कहाँ कहाँ यात्रा करता था, जहाँ गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें थी, तो उसी का वर्णन किस में किया गया, 7वां एवं 8वां शिलालेख में। 9वां शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। वही 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। वही 11वां शिलालेख में क्या लिखा गया है, इसमें धम्म की व्यवस्था किया गया है। 11वां शिलालेख में धम्म की व्यवस्था किया गया है। 12वां शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात किया गया है, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान की बात किया गया है। किसमें, 12वां शिलालेख में, सब धर्म समभाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजा का भी वर्णन मिलता है, यानी कि आपसे पूछेगा कलिंग युद्ध का वर्णन किस में किया गया था, 13वां अशोक के 13वां शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14वां शिलालेख। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, यानी वही 14वां और अंतिम शिलालेख में क्या कहा है, अशोक ने अपने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा। चलिए नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, यानी कि शिलालेख कितना था, 14, वही स्तंभ लेख कितना है, 7, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला कहाँ से प्राप्त हुआ है, प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इस्लामाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तीसरा, दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया गया। चौथा स्तंभ लेख कौन है, रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण यानी कि बिहार में स्थापित है। रामपुरवा कहाँ है, बिहार के चंपारण में। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने किया था, यानी कौन किसने किया था, 1872 ईस्वी में कार्लायल। 5वां स्तंभ लेख कौन है, लहरिया अरेराज, ये भी चंपारण बिहार में है। उसके बाद लहरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र मिला है, यानी कि मोर का चित्र बना हुआ है लहरिया नंदनगढ़ में। कौशाम्बी अभिलेखों को रानी का अभिलेख भी कहा गया, यानी कौशाम्बी अभिलेख जो है अशोक का, उसे क्या कहा गया है, रानी का अभिलेख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख यानी कि रुमनदेही अभिलेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्मा यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा किया गया था, यानी कि रुमनदेही जो अभिलेख है वह सबसे छोटा स्तंभ लेख है। और इसी अभिलेख में अशोक जब लुम्बिनी की यात्रा किया था तो उस समय भू राजस्व कर 1/6 से क्या कर दिया था, 1/8 कर दिया था, 1/8 कर दिया था 1/6 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है, यानी अशोक का जो 7वां शिलालेख है वो सबसे लंबा शिलालेख है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा किया गया है कि सभी मनुष्य मेरे यानी कि बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुना यानी कि कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे यानी कि उपधा परीक्षण कहा भी जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख किया गया, यानी सबसे उच्च अधिकारी को किसका रूप में उल्लेख किया गया, तीर्थ के रूप में, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी, यानी कि महामात्र की या तीर्थ की संख्या कितनी थी, 18 थी। अर्थशास्त्र में
जासूस को कहा गया है, यानी चर जो था वो जासूस को क्या कहा गया है, अर्थशास्त्र में जासूस को चर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्स वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। मौर्य प्रांत एवं राजधानी उसकी। तो मौर्य प्रांत कितनों में बटा हुआ था, 5 प्रांतों में बटा था। पहला था उत्तरापथ, इसकी राजधानी था तक्षशिला। दूसरा था अवंती राष्ट्र, उसकी राजधानी उज्जैनी। तीसरा कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली। और सबसे दक्षिण में क्या था, दक्षिणापथ, जिसका राजधानी क्या था, सवर्णगिरी। और पूर्वी प्रांत में जो था वो पाटलिपुत्र में था और सबसे शक्तिशाली था। चलिए अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ के बारे में देखते हैं, जो 18 तीर्थ है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए युवराज जो था उस समय क्या होता था, राज्यपाल के रूप में भी होता था। दहवारिक राजकीय द्वार रक्षक था। अंतर्वेदिक अंतरपुर यानी कि अंतःपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता यानी आय का संग्रहण करता था, यानी कि ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। समाहर्ता आय का संग्रहण करता। चलिए 8वां देखते हैं, सधीनता यानी कि राजकीय कोष का अध्यक्ष। सनधीनता याद रखिएगा ये भी। 9वां है प्रशास्ता यानी कि कारागार का अध्यक्ष। 10वां है प्रदेष्टि यानी कि कमिश्नर। 11वां पौर, नगर का कोतवाल। नगर का कोतवाल को क्या कहा गया है, पौर। वही 12वां है व्यवहारिक यानी कि प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक को क्या कहा गया है, प्रमुख न्यायाधीश। उसके बाद 13वां है नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, या नगर की रक्षा के लिए जो अध्यक्ष होता था उसे नायक कहा गया है। उसके बाद 14वां है कर्मांतिक यानी कि उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। 15वां है मंत्रिपरिषद, जो अध्यक्ष होता था। 16वां है दंडपाल यानी कि सेना का सामान एकत्र करने वाला, यानी कि दंडपाल जो होता था वो सेना का क्या करता था, सामान एकत्र करता था। वही 18वां क्या है, दुर्गपाल, जो जिसे दुर्ग रक्षक भी कहा जाता था। और 18वां और अंतिम है अंतपाल यानी कि सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। तो ये सभी चीज़ों का वर्णन किस में किया गया, 18 तीर्थों का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा था, हम लोगों ने देख लिए हैं, और जिसे चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाता था। आर्यपुत्र भी कहा जाता था, कुमार भी कहा जाता था, या राज्यपाल भी मान लीजिए। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन थे। यानी कि प्रांतों का विभाजन किस में किया गया था, प्रांत के बाद क्या था, विषय, और इसका उसका अध्यक्ष को क्या कहा गया, विषयपति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण था, यानी कि ग्राम था। यानी मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो था वो क्या था, ग्राम, और उसकी मुखिया को क्या कहा गया, ग्रामिक। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासक संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समिति में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य था। यानी कि मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में लिखते हैं कि जो नगर का प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल था, जिसमें टोटल कितनी समिति थी, 6 समिति, और प्रत्येक समिति में कितने व्यक्ति थे, 5 सदस्य थे। और इसी के द्वारा यानी कि पूरा राज प्रसाद को क्या किया जाता था, सुरक्षा प्रदान किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। यानी कि आप बिक्री कर को अगर बचा रहे हैं तो उसे मृत्यु दंड तक का भी सजा दिया गया है उसमें। मेगास्थनीज के अनुसार यानी कि एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में, अर्थात यानी कि 60,000 आदमियों को लेकर अपने संपूर्ण उत्तर भारत की दौरा किया था। यानी कि रौंद डाला था, यानी युद्ध में रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था,
हम लोगों ने देखे थे। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का अधिकारी होता था और जो नेतृत्व करता था उसे क्या कहा गया है? नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य की सेना का रखरखाव 5 सदस्य यानी 6 समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था, यानी कि महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये वही अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा गया? संस्था कहा गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया है। अशोक के समय जनपदीय यानी न्यायालय के न्यायाधीश को रजुक यानी कि राजुक कहा गया है, यानी जो जनपद में हुआ करता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा गया है, यानी कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा गया है? सीता भूमि। बिना वर्ष के अच्छी खेती होने वाले भूमि को क्या कहा गया है? अदेव मात्रिक कहा गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, यानी मेगास्थनीज जो था वो अपनी पुस्तिका इंडिका में भारतीय जो समाज था उसे 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला था दार्शनिक, दूसरा था किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर और पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो महिला वेश्यावृत्ति अपनाती थी उसे क्या कहा गया है? रूपाजीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त किया था, यानी कहेगा आपसे पूछेगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जब धनानंद को हराया था तो वो किसकी सहायता लिया था? तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक के। मौर्य वंश का शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। 185 ईसा पूर्व में कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना का नींव डाल दिया था। तो हम लोगों ने मगध पढ़ लिया है। चलिए जो छूटा हुआ है थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य मगध का यानी चंद्रगुप्त मौर्य का समिति और कार्य। प्रथम देखते हैं, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। दूसरा विदेशियों की देखरेख। तीसरा जो था जन्म मरण का विवरण रखता था। चौथा जो था वो व्यापार एवं वाणिज्य का देखभाल करता था। वही पांचवा निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का निरीक्षण करता था। वही छठा बिक्री कर वसूली करना। चलिए सैन्य समिति एवं उसके कार्य को देखते हैं। तो पहला है प्रथम जल सेना की व्यवस्था, दूसरा यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तीसरा पैदल सैनिकों की देखरेख, चौथा अश्वरोही की सेना की देखरेख, पांचवा गज सेना की देखरेख, गज सेना मतलब हाथी सेना, और छठा था रथ सेना की देखरेख। तो हम लोग ने मगध में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग ब्राह्मण समाज के बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे यानी कि पुष्यमित्र शुंग क्या था? ब्राह्मण था, जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।